स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में जो 10+1 केमिस्ट्री से है। यूनिट 7 है। यूनिट का नाम इक्विलिब्रियम है और आज का जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन रिलेशनशिप है जो बहुत सी ऑब्जर्वेशन से निकल के आता है और वो रिलेशनशिप है रेट ऑफ रिएक्शन और जो कॉन्सेंट्रेशन होती है रिएक्टिंग स्पीसीज की उनके बीच में। तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन द रेट्स ऑफ रिएक्शंस एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन, a relationship between the rates of reactions and the concentration of the reacting substances। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने से पहले हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं सिंपल सा एक जनरल सा रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं बिटवीन सब्सटेंसेस A एंड B। और वो इस तरह से लिखेंगे हम, ए रिएक्ट किया बी के साथ तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट। इस तरह से ये एक टाइप का रिएक्टेंट है, ये दूसरे टाइप का रिएक्टेंट है। जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। इसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। इस तरह से आप जब किसी भी रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि डेफिनेशन में ऊपर हमने डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इस तरह से होता है इसका लॉ ऑफ मास एक्शन जब अप्लाई होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहे हैं यहाँ पे, ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम बोलते हैं। तो ये इसका मतलब हम जैसे अब बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट्स। जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट काइंड्स के, उनकी कॉन्सेंट्रेशन हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स में ले लेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन को इस तरह मैथमेटिकल फॉर्म में लिखती बार। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के को लगाते हैं। तो के आ गया यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पे बहुत सिंपल अंडरस्टैंड करना है आपने। यहाँ पे क्या चीज है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होता है, मैं डिफरेंट कलर से इसको मार्क करता हूँ, ये इसको हम बोलेंगे, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं इनको मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और इसको ऐसे कहेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। और इनके बीच में देखो कुछ नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट मानते हैं इसका कि आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहे हैं। हम बोल देंगे प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ए एंड बी। मीन्स ए एंड बी यहाँ पे क्या है, ऊपर चले जाएंगे सीधे, तो ए एंड बी हमारे पास रिएक्टेंट्स है। द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स, क्योंकि ए एंड बी हमारे पास रिएक्टेंट्स है तो हम बोलेंगे द प्रोडक्ट मीन्स ए एंड बी में मल्टीप्लिकेशन हो रही है और ये रिएक्टेंट्स है, तो इसलिए ब्रैकेट्स का मतलब है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट्स का मतलब है बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो द प्रोडक्ट ऑफ, मैं आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूं कि डेफिनेशन कैसे याद करनी है। द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स, क्योंकि ए एंड बी यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, दैट इज इक्वल टू, या फिर हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी लगा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसलिए जब भी हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम बोलेंगे, यहीं से जो मैथमेटिक्स हमें दिख रहा है यहाँ पे, कि दिस law of mass action states that the rate of reaction at a given conditions, जैसे टेम्परेचर होगा तो at a given temperature and also at any given time when we are going to find out the rate of reaction, that means the rate of reaction is then directly proportional to product of the molar concentrations of the reactants। and इसमें कुछ एक चीजें जुड़ती हैं जो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं रिएक्टेंट्स ए एंड बी के, या जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं वहां पे एक टाइप का होता है, दो टाइप के होते हैं, जितने भी होते हैं। तो हम आगे इसको आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल जो एक्सप्रेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन का हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन में ऐसे शॉर्टकट लिख रहा हूं, इज इक्वल टू के टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इनटू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अदर रिएक्टेंट। तो ये सिंपल हो गया, यहां से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर हमारे पास सपोज करो अगर कॉफिशिएंट्स भी हैं रिएक्टेंट्स के, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा जनरल रिएक्शंस का, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए टाइप का जो रिएक्टेंट है उसके साथ स्मॉल ए लगा देते हैं कि उसकी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है स्मॉल ए है, और बी टाइप
टाइप का जो रिएक्टेंट्स है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्मॉल b हैं, दैट विल रिजल्ट यू दिस प्रोडक्ट्स। अब वो प्रोडक्ट्स क्या होंगे यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन में सिर्फ रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को ही हम कंसीडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स की तरफ और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे जब लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फिर से रेट ऑफ रिएक्शन। ये ध्यान रखें, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज होता है टाइम के साथ, वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब वो जो कॉन्सेंट्रेशन है किस टाइप के रिएक्टेंट है, कहीं से भी आप इसकी जो चेंज है रेट ऑफ रिएक्शन है फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल से। तो अगर ए है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट के टाइम के साथ कैसे चेंज होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर इसको अप्लाई करना है आपने तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे एक ए टाइप का रिएक्टेंट है, ए को हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे और इसका प्रोडक्ट करेंगे बी टाइप के रिएक्टेंट्स के दूसरे रिएक्टेंट के साथ, और इनके सर के ऊपर क्या ले लेना है आपने, इनके जो कॉफिशिएंट्स है, जैसे ए का कॉफिशिएंट स्मॉल ए है तो इनके रेज टू पावर कर देना आपने स्मॉल ए, और बी का कॉफिशिएंट बी है देखो तो इसको स्मॉल बी। तो ये देखिए आप ये चीज लिया और ये चीज लिया, इक्वल टू के टाइम, फिर ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अप्लाई कर देना है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी, यहाँ से हमने लिख दिया इसको। सो इस तरह से आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए लिख सकते हैं। और अगर सपोज करो हम इसको अब थोड़ा दूसरे तरह के एग्जांपल से आपको बताते हैं कि सपोज करो हमारे पास इस तरह का है कोई रिएक्शन की ए कंबाइन कर रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी के साथ और प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये मीन्स मैं तरह तरह के एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। तो लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो इसके लिए लिखेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा के, प्रोपोर्शनलिटी मीन्स मैं सीधा मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ, के इंटू यहाँ पे इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे एक ए है और दूसरा रिएक्टेंट बी है, फिर से ए एंड बी है। ए का जो कॉफिशिएंट है, यहाँ पे कॉफिशिएंट है वो दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 मानते हैं, तो 1 को आप लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बी का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है तो उसकी पावर 2 चलेगी। ये देखिए ध्यान से, जो बी का कॉफिशिएंट है उसको आपने बी के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर इस तरह से पावर में रेज कर देना है, और ए का कॉफिशिएंट जो भी होगा उसको उसके ऊपर रेज कर देना है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिख दिया किसके लिए, इस वाले रिएक्शन के लिए, अब बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन। इसी तरह सपोज करो आपके पास इस तरह का रिएक्शन है कि ए इस तरह से कंबाइन कर रहा है, ये दूसरा सब्सटेंस है, दूसरा रिएक्टेंट है और एक तीसरा रिएक्टेंट है। तो 3 तरह के रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ से ए हमारे पास है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम ऐसे लिखेंगे, इसकी पावर में ले जाएंगे इसका कॉफिशिएंट ये वाला, ये इसकी पावर में ले गए। इसी तरह बी लिखेंगे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसके कॉफिशिएंट के साथ, फिर सी लिखेंगे, इसकी जो कॉफिशिएंट है उसकी पावर इस तरह से ले लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स, मींस मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ए जो स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। किसके, जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बोलते हैं हम इनको, जो स्मॉल ABC है, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट्स है हमारे पास ये रिएक्टेंट्स। अब ये तरह तरह के एग्जांपल्स यहाँ पे देने का मतलब यही है कि आगे चलकर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, या आपने जो फाइंड आउट करने यूनिट्स जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हैं तो आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको लॉ ऑफ मास एक्शन अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम जिसमें लॉ ऑफ मास एक्शन को कैसे अप्लाई करना है उसको लिख देते हैं। जैसे पोटासियम क्लोरेट है KClO3, ये जब डिकम्पोज होता है तो ये रिजल्ट करता है हमें KCl पोटासियम क्लोराइड, और दूसरा इसमें ऑक्सीजन लिबरेट होती है और इसको हम करते हैं बैलेंस। ये इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। तो ये जब बैलेंस हम इसको करते हैं, यहाँ देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, यहाँ 3 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 KCl हो गया तो इस तरह से 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, K भी 2 हो गया, तो ये बराबर हो गया। तो ये हमें
हमने बैलेंस कर दिया। अब इस रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू, अब मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है, KClO3। KClO3 मींस पोटासियम क्लोरेट, ये रिएक्टेंट है और इसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं इनको। तो ये 2 है, ये देखिए ये 2, ये लिखा हमने पावर में, तो ये आ गया हमारे पास इक्वल टू करके K टाइम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KClO3, इस तरह से स्क्वायर। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन आपने इस तरह से अप्लाई करना है। अब आगे चलकर जब इक्विलिब्रियम वाला कोई रिएक्शन होगा तो उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अलग से लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अलग से अप्लाई करेंगे, और इक्विलिब्रियम के ऊपर जब वो इक्वल हो जाएगा तो उनका रेट हम इक्वल करके फिर उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। आज के लिए इतना ही। तो ध्यान से आप अंडरस्टैंड करिए लॉ ऑफ मास एक्शन, तभी आप अगला टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते हो। थैंक यू।